लेट्स स्टार्ट विद द ग्रेविटेशन चैप्टर के रिवाइज करना. ओके तो चलो सबसे पहला वाला देखो. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीपलर्स लॉ और प्लानिटरी मोशन पे है. इजी क्वेश्चन ही आएंगे इसके बेसिस पे. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ प्लैनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट सन एट पोजीशन ए बी एंड सी आर गिवन एज के ए के बी के सी respectively. AC is the major axis and SB is perpendicular to AC. Okay, and the position of sun as shown in the figure. Then रिलेशन पूछा कि कौन ज़्यादा होगा कौन स्मॉल होगा. तो सबसे पहला हमें पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग दिस सर्कुलर मोशन द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इधर. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा तो इस पॉइंट के अबाउट ये होगा आर मिनिमम, ये होगा आर मैक्सिमम. तो एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एम वी आर. ए और सी का पॉइंट का हमें पता है तो बी अपने आप आ जाएगा. देखो ओके, ए सी पॉइंट का रिलेशन निकालेंगे तो बी आ जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ ए, एम तो क्या कांस्टेंट है, एम कैंसिल हो जाएगा. वेलोसिटी ऑफ ए इंटू आर ऑफ ए विच इज आर मिनिमम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी इंटू आर ऑफ बी विच इज आर मैक्सिमम. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू आर मिनिमम आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम. इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कब रहेगा, जब ये आर मैक्सिमम रहेगा. आर वेट अ मिनट, वेलोसिटी ए मैक्सिमम रहेगा जब ये आर मैक्स रहेगा. तो वेलोसिटी ए कहाँ मैक्सिमम रहेगा, देखो ये दोनों टर्म कांस्टेंट है. आर मैक्स है, अगर ये आर मैक्स है तो वी भी कम होना चाहिए टू मेक इट कांस्टेंट, और इधर आर मिनिमम है तो इधर वी भी ज्यादा होना चाहिए. तो ए पॉइंट पे वी ए ज्यादा होगा और बी पॉइंट जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, उधर वी सी कम होगा. तो वी ए शुड बी ग्रेटर देन वी सी क्योंकि आर मिनिमम इज लेस देन आर मैक्स. ओके, ये तो हमें दिख रहा है. तो अभी ऐसा एक ऑप्शन ढूंढो जिसमें वी ए के मतलब वी ज्यादा है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा. तो के ए शुड बी ग्रेटर देन के सी, ये तो रॉन्ग हो गया. फिर के ए ग्रेटर देन के सी और के ए स्मॉलर देन के सी, ये भी रॉन्ग हो गया. दो ऑप्शन हमारे पास बचे. अभी ये जो के बी है वो क्या आएगा, के बी कहाँ आएगा, सबसे कम आएगा कि सबसे ज्यादा, मतलब बीच में आएगा कि ज्यादा आएगा सबसे. इट शुड बी इन बिटवीन बोथ, क्योंकि मिनिमम इतना हो सकता है वेलोसिटी इस जगह पे जिधर आर मैक्स होगा उधर वेलोसिटी मिनिमम होगा, और जिधर वेलोसिटी मैक्स होगा उधर आर मिनिमम होगा. ये हमारा आता है के प्लस थर्ड लॉ, के प्लस सेकेंड लॉ से आता है हमारा. तो दिस के बी शुड बी इन बिटवीन देम, ना कि वो सबसे बड़ा नहीं होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का 2 इज करेक्ट. ओके, K plus third law states that square of time period of a planet around the sun is proportional to the third power of the root, which is t square is equal to k r cube. Okay, where k is the constant. If the mass of the sun, if mass of sun and planets are of capital M and small m respectively, then according to Newton's law of gravitational force or attraction, f का value ये हो जाता है, f is equal to g m1 m2 by r square, where g is a gravitational constant. What is the relation between g and k? अच्छा ठीक है, निकालते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन जी एंड के. देखो इन लोगों ने तो एफ दिया है ये, बट हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर जो कि रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी. अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज जी एम बाई आर. ओके, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इधर डाल दो तो आपको क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, ये कैपिटल आर हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर. अगर स्क्वायर कर देंगे तो इधर t का स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम, और नीचे से आर ऊपर चला जाएगा. तो क्या बचा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 4 जी एम. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब होता है, तो हमें ये दोनों कंपेयर कर देना है. तो के क्या आ जाएगा, 4 पाई बाय जी एम. तो क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि इधर स्क्वायर कर रहे तो 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा. तो ये हो गया के का वैल्यू. तो हमें क्या बोला है, तो जी एम के इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि हम लोग ने इसको इधर लेके गए. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. लेट्स मूव टू फॉरवर्ड क्वेश्चंस. The figure shows an elliptical orbit of a planet. The shaded area SCD is twice that of shaded area SAB. If T1 is the time taken by the planet to move from C to D in time and time T2 from A to B, then okay, T2 कौन सा बोला है, C से D जाने में उसको टाइम लगा T1, और T2 is the time from A to B. A to B जाने में उसको लगा टाइम T2,
और ये एस सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस ए बी, ट्वाइस ऑफ एस ए बी। तो कौन सा बड़ा टाइम होगा, कौन सा कम टाइम होगा? देखो क्या बोला है इसने, इट के प्लस का सेकेंड लॉ क्या बोलता है, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये उसका ये है। अगर देखो अगर एस सी डी ये सॉरी ये है कि एस ए बी, ये एस ए बी को अगर टाइम लगा टू टी सॉरी टी टू, एस ए बी को टाइम लगा टी टू और ये इसका डबल है तो इसको टाइम टू टी टू लगना चाहिए क्या? पर हमें टाइम क्या दिया है टी वन, तो टी वन इज इक्वल टू टू टी टू। तो ये आ गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन। कैसे आएगा ये? क्योंकि के प्लस का सेकंड लॉ क्या बोलता है, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर ये ऐसे भी एरिया को मतलब स्वीप मतलब इधर से इधर आने तक अगर उसको टाइम टी टू लगा तो ये एरिया तो डबल है तो उसको डबल टाइम लगना चाहिए, क्योंकि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम अकॉर्डिंग टू के प्लस लॉ, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्क्वायर नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसका डबल एरिया है तो इसका डबल टाइम लगेगा तो हो जाएगा टू टी। पर टी हमें टाइम कितना दिया इस एरिया का टी वन, तो टी वन इज इक्वल टू टू टी, वही हमें रिलेशन फाइंड करना था तो हो गया। नाउ the period of revolution of planet A around the sun is 8 times that of B. The distance of A from the sun is how many times greater than the distance of B? देखो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अगर टी ए का स्क्वायर करेंगे और टी बी का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आर ए का क्यूब अपॉन आर बी का क्यूब। हमें इसका ही रेशियो निकालना है। तो टाइम पीरियड कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए बाई टी बी ना। द टाइम पीरियड ऑफ ए इज 8 टाइम्स ऑफ बी, तो 8 ही आ जाएगा रेशियो इनका। तो आर ए बाई आर बी का क्यूब, इसको स्क्वायर कर दोगे तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे इसका, तो ऐसा कर सकते हैं ना, आसानी हो जाएगी ऐसे में। क्या होगा, क्यूब रूट ले लेते तो 2/3 होगा, फिर क्यूब रूट लेंगे इसका पहले तो ये होगा 2 इंटू स्क्वायर हो जाएगा उसका। 8 का क्यूब रूट लोगे पहले, ओके, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे तो आर ए बाई आर बी का रेशियो आ जाएगा। तो आपको आ जाएगा आंसर 4 आएगा आंसर। बट ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड। ओके, अ डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न आर 10⁻13 एंड 10⁻12 रिस्पेक्टिवली, अज्यूमिंग दैट दे मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट, टाइम पीरियड क्या है? अगेन यही पूछ लिया गया, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो टाइम पीरियड क्या है, रेडियस रेशियो कितना है 10⁻13 और 10⁻12। किसका लिखा हम लोग ने, नेपच्यून और सैटर्न का। तो नेपच्यून और सैटर्न का ये हो गया स्क्वायर, तो ये कट जाएगा यहाँ से और यहाँ पे सिर्फ 10 बचेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा ना। टाइम पीरियड इज सॉरी अंडर रूट लेंगे तो √10 आ जाना चाहिए। क्या बोला है हम लोग ने उसको, डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून फ्रॉम द सन इज 10⁻13 एंड 10⁻12 रिस्पेक्टिवली, अज्यूमिंग दैट दे मूव इन ओके। अच्छा, अरे हम लोग ने क्यूब नहीं किया ना, इसीलिए रेडियस का क्यूब होता है, इसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10⁻13 अपॉन 10⁻12 का क्यूब होगा। तो ये तो कट जाएगा, आ जाएगा 10 का क्यूब, 10 का क्यूब इज 1000 का अगर अंडर रूट लेंगे तो 10√10 आ जाएगा। तो ऑप्शन ऐसा कौन सा दिख रहा है, फिफ्थ वाला, फिफ्थ का सी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ वाला, अ सैटेलाइट A ऑफ मास m इज एट द डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, another satellite B is at of 2m at a distance of 2r from the surface of earth, from the center। देखो इन लोगों ने डिस्टेंस देखो कैसे दिया है, इन लोगों ने देखो पहले वाले का दिया है डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, डिस्टेंस r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और दूसरे वाला क्या दिया है डिस्टेंस 2r फ्रॉम द अर्थ सेंटर। देखो आप अगर ये याद नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो आपको गलत आएगा। द टाइम पीरियड आर इन द रेशियो ऑफ, तो t1 ta ले लेते हैं और tb का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले का डिस्टेंस दिया, हमें डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ ही चाहिए। इसका सरफेस से r है तो सेंटर से कितना हो जाएगा 2r, और इसका कितना हो जाएगा 2r। ओके, तो हम लोग इसका क्यूब करेंगे, ये तो 1 हो गया, 1 का क्यूब 2/√3 करोगे तो भी 1 ही आएगा। तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा क्योंकि इसका सरफेस से डिस्टेंस दिया है r, इसका रेडियस सेंटर से डिस्टेंस दिया है r। तो क्या होगा इसमें, तो यहाँ पे 1:1 टाइम पीरियड आएगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है फ्रॉम द अर्थ। मास पे डिपेंड तो करता ही नहीं है, भले ही मास कुछ भी रहने दो, बट करता ही नहीं, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया, बट आंसर इज 1:1, करेक्ट ऑप्शन है ये। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन इज 10⁻13 10⁻8 रिस्पेक्टिव द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। अगेन ऊपर वाले जैसा क्वेश्चन आ गया तो इसका आंसर तो थर्ड हो जाएगा ना, अभी सॉल्व किया था।
Largest and the shortest distance between the planet is R1 and R2. If the distance of the sun when it is perpendicular to the major axis and of the orbit drawn from the sun is the distance of the sun. Distance of हमें क्या बोला है, the R1 और R2 are the major and minimum axis. Okay. तो डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा हमारा जॉइनिंग वाला. तो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है उसका पहले ये लिख दो. एलिप्स में घूमता है एक और सन प्लैनेट अर्थ के अबाउट. तो हमें बोला है R1 और R2 आर द शॉर्टेस्ट एंड द मिनिमम. लार्जेस्ट क्या है R1, तो लार्जेस्ट ये हो जाएगा R1 और R2. ओके. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्राइंग फ्रॉम द सन इज. मेजर एक्सिस ये हो गया. मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर है व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस व्हेन द सन, क्या बोला है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस. मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, ये मैं बोलूंगा ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एलिप्स का प्रॉपर्टी यूज होगा जो कि हमारे इसमें अभी है नहीं. अभी इतने डीप में क्वेश्चन पूछने नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड इजी फॉर्मूले पूछेंगे. इसका आंसर है सी. कैसे आता है ये, 2/r प्लस इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको r का वैल्यू मिल जाएगा R1 R2 2r1r2 अपॉन R1 प्लस R2 ये मिल जाएगा आपको. बट ये एलिप्स के प्रॉपर्टी को यूज करते होता है तो अभी इतना तो आता नहीं है. क्योंकि आप जान लोगे तो कुछ बुरा होगा नहीं, खाली आंसर जान के रखो क्योंकि ऐसे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया नहीं अभी रिसेंट ईयर्स में. बोलता है 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन अ ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस हैविंग लॉस्ट कांटेक्ट विद द स्पेसशिप. द टू विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे, बिकम स्टेशनरी, फ्लोट विद सेम डिस्टेंस इन बिटवीन देम. देखो दो एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग पॉइंट मासेस कंसीडर कर लेंगे. देखो स्पेस में कुछ ना लग रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, दोनों के पास कुछ ना कुछ मास रहेगा. भले ही इन लोग को वेटलेसनेस लग के वो उड़ रहे रहेंगे हवा में, बट जैसे कि स्पेस में सन है और आपका अर्थ है, वो अर्थ में हवा में है और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए अर्थ उसके चक्कर काट रहा है. तो इन दोनों भी एक दूसरे के पास आएंगे ड्यू टू अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन. F इज इक्वल टू m1 m2 g m1 m2 by r square अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से दे विल कम टुवर्ड्स ईच अदर. ओके. Now next question is two spherical bodies of mass m and 5m, r and 2r radius respectively are released in free space under mutual attraction of their between them. Their centers are 12r. मतलब उनके सेंटर्स के बीच में 12r डिस्टेंस है. तो ये हो गया r वाला, ये हो जाएगा आपका 2r वाला, ये r, ये हो गया 2r, ये पूरा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स ये हो गया 12r. मतलब इन दोनों के सरफेसेस को टच करने वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इधर से एक r माइनस इधर 2r माइनस मतलब 9r हो जाएगा इधर दोनों के बीच का डिस्टेंस. देखते आगे. इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन इज. देखो सिंस दे आर मूविंग अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन तो हम लोग ने ऐसा कोलिजन में भी पढ़ा था क्या, डेल्टा x CM वुड बी 0. तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 वुड बी इक्वल टू 0. ओके. तो m1 क्या दिया है m, x1 हमें छोटे वाले का बॉडी का ले लो x प्लस m2 क्या हो जाएगा x1 ले लो. ओके. m2 क्या हो जाएगा 5m x2 ले लो इसको इज इक्वल टू 0. अगर मैं m x1 इधर रखूँ तो माइनस 5m x2 हो जाएगा. m से m कैंसिल, x1 इज इक्वल टू 5x2. मैं नेगेटिव साइन कंसिडर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव साइन शोज दैट कि अगर ये इधर मूव करेगा तो ये इधर मूव करेगा, तो किसका भी डायरेक्शन मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होने वाला है, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है. तो हमें एक इक्वेशन मिल गया. दूसरा इक्वेशन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस समझो इतना मूव किया, समझो द स्मॉलर स्फीयर मूव्ड बाय डिस्टेंस दिस मच x1. तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 9r है ना. ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे के अंदर ही घुस जाएंगे और मतलब कुछ डिस्टेंस हो. लास्ट आफ्टर कोलिजन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, ये r और ये 2r, इतना तो डिस्टेंस रहेगा है ना. मतलब इस टाइम पे कोलिजन बोलेंगे. जब भी हम लोग नॉर्मल कोलिजन पढ़ते हैं वर्क पावर में, उसमें हम लोग पॉइंट मासेस मानते हैं. तो पॉइंट मासेस मानेंगे तो दोनों आपस में हो जाएंगे, तो उनका मतलब उनके बीच में कुछ डिस्टेंस नहीं रहेगा तो 0 हो जाएगा. बट इस केस में रहेगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े बॉडीज है r और 2r के, और उनका रेडियस कंपेरेबल है विद रिस्पेक्ट टू दिस. ओके. तो इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, डायरेक्ट सेंटर टू सेंटर कोलाइड हो जाएंगे, नहीं. तो उनका बीच का डिस्टेंस 9r है, तो ये 9r माइनस x2 वो दूसरा वाला चलेगा. तो हमें ये रिलेशन पता चल गया कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 9r. ये रिलेशन एक पता चल गया. तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल क्या सॉल्व कर सकते हो आप. तो आप x2 को इधर से उठा लो, x2 इज 9r माइनस x1 इधर डाल दो, x1 वुड बी 5 इंटू 9r माइनस x1. तो ये हो जाएगा 2x1 इज इक्वल टू 40. 2x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया. देखो क्या x2 की जगह पे पूरा ये टर्म आएगा ना, तो ये पूरा टर्म
5 से मल्टीप्लाई होगा, पूरा टर्म 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर क्या आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 5 मतलब 45, 5 9 45 r माइनस 5x1, तो ये हो जाएगा 6x1 वुड बी 45r, तो x1 क्या लिखोगे आप, x1 वुड बी 45 बाई 6r, 45 मतलब 3 15 जा 3 2 जा 2 1 जा 7.5, तो x1 क्या आ गया, x1 इज 7.5r, तो x1 आपने किसके लिए लिया था, x1 फॉर स्मॉलर r लिया था, स्मॉलर r के लिए, तो इन लोगों ने क्या पूछा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन, दिस वुड बी 7.5r, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल से ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्फेरिकल प्लैनेट ऑफ मास mp एंड डायमीटर dp, a particle of mass m falling freely near the surface of this planet will experience an acceleration due to gravity is equal to, देखो acceleration due to gravity का फॉर्मूला क्या होता है, gm by r square, ओके, और डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स, सॉरी डायमीटर का हाफ हो जाएगा रेडियस, या 2 टाइम्स ऑफ r बोल सकते हो, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट वुड बी हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह डायमीटर ऑफ प्लैनेट बाय 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, g लगेगा हमें, और मास ऑफ प्लैनेट, और फिर हो जाएगा इधर डायमीटर ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर इंटू 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा 4gmp मास ऑफ प्लैनेट, और इधर 4 अपॉन dp का स्क्वायर, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ देखने मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा।